प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न क्रमांक 2 को पूरी तरह से हल करने के बाद अब हम प्रश्न क्रमांक 3 ले रहे हैं, जिसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए पहले प्रश्न 3 को हम हल कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 3 संख्याएं दी हुई हैं। पहले क्वेश्चन में 12, 15 और 21। इसी तरह से 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी है 17, 23 और 29। तीसरा है 8, 9 और 25। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन हल करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो 3 संख्याएं दी हुई हैं, इनका हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो चलिए पहली संख्या लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर 12, 15 और 21 क्वेश्चन नंबर 1 है। तो चलिए यहाँ पर हम हल करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 12, फिर नीचे 15, फिर 21। अब इसके सामने जो गुणनखंड प्राप्त होगा हम लिखेंगे। तो चलिए रफ में इसका गुणनखंड करते हैं यहाँ पर। तो शुरू करते हैं सबसे पहले 12 से। तो यहाँ पर 12 है, तो 12 का गुणनखंड करेंगे। अब देख रहे हैं 12 सम संख्या है, यानी 2 से भाग जाएगा इसमें। तो 2 छके 12, फिर 6 में 2 से चला जाएगा, 2 तिहाई 6। अब 3 आ गया, तो 3 खुद से कटेगा, 3 एकम 3। अब यहाँ पर लिख लेते हैं 12 का 2 गुणे 2, फिर गुणे में 3। तो इस तरह से इसका ये अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया। 2 दूना 4, तिहाई 12। फिर अब हम 15 का ज्ञात करेंगे। तो 15 का है, 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15 और 5 एकम 5। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3 गुणे 5। फिर 21 का निकालते हैं। तो यहाँ पर 21 का निकालेंगे तो 3 बार में जाएगा, 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं 21 का गुणनखंड 3 गुणे 7। अब हम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए लिख लेते हैं कि 12, 15 और 21 का एचसीएफ तो बराबर कर लेंगे। फिर से एक बार और लिख लेते हैं एलसीएम के लिए, 12, 15 और 21 का एलसीएम। उसके बाद अब हम देख लेते हैं 12, 15 और 21 का एचसीएफ कैसे ज्ञात होगा। पिछली वीडियो में आप जान चुके होंगे कि एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। यानी अब यहाँ पर 3 संख्याएं हैं। पहले वीडियो में हमने देखा था 2 ही संख्याओं में एचसीएफ ज्ञात करना। तो सेम टू सेम वही प्रोसेस इसमें भी होगा। ये तीनों संख्याओं के गुणनखंड में जो संख्या उभयनिष्ठ होगी, यानी तीनों गुणनखंडों में मिलेगी, वही एचसीएफ कहलाएगी। तो इसमें देख रहे हैं एक 3 है, इस संख्या में 3 है इस गुणनखंड में, और इस गुणनखंड में भी एक और 3 है, और इसमें भी एक 3 है। यानी 3 इन तीनों संख्याओं के गुणनखंड में उभयनिष्ठ है। तो जो संख्या उभयनिष्ठ होती है वही संख्या एचसीएफ कहलाती है। तो यानी 3 ही हमारा एचसीएफ होगा। अब हम एलसीएम ज्ञात करने के लिए शुरू करते हैं यहाँ से, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2। अब जो संख्या तीनों में उभयनिष्ठ होती है उसे केवल एक ही मान लेते हैं। यानी यहाँ पर 3, 3, 3 तीनों में उभयनिष्ठ है, तो इसे केवल एक 3 मानेंगे और हमें लिख लेना है केवल एक 3। तो गुणे में लिख लेंगे 3 और फिर 5 गुणे 7, गुणे में 5 गुणे 7। अब इसे गुणा करके देख लेते हैं। तो 2 दूना 4, 3 12, 25 60 और 60 में 7 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 60 गुणे 7। तो 7 0 0 और 7 छके 42। तो आंसर आया 420। तो इस तरह से
जो एलसीएम हमें प्राप्त हुआ 420 और जो एचसीएफ प्राप्त हुआ 3। तो पहला क्वेश्चन हल हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29। तो हम एक एक करके इनका अभाज्य गुणनखंड प्राप्त यानी निकालेंगे। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। पहले 17 का गुणनखंड यहाँ लिखेंगे, फिर 23 का गुणनखंड यहाँ लिखेंगे और फिर 29 का गुणनखंड यहाँ लिखेंगे। तो चलिए रफ में हम गुणनखंड करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम 17 का गुणनखंड निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों संख्याएं क्या हैं, विषम संख्या हैं, यानी किसी भी संख्या से नहीं कटेंगी, खुद से कटेंगी। तो यहाँ पर 17 एकम 17, फिर यहाँ पर 23 है तो 23 भी खुद से ही कटेगा, 23 एकम 23, फिर 29 है, 29 भी खुद से ही कटेगा। तो यहाँ पर इसका जो एलसीएम होगा, गुणनखंड होगा 17, फिर 23 और फिर 29। तो अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर 17, 23 और अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे इसमें। तो हम बता देंगे अभी, आप चिंता मत कीजिए। एचसीएफ फिर 17, 23 और 29 का एलसीएम। तो अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 17 है, 23 है और 29 है, तीनों संख्याओं का गुणनखंड वही प्राप्त हुआ है। यदि आप इसमें 1 से गुणा कर दें, गुणे 1, तो 17 एकम 17, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और 23 में गुणा कर दे 1 से, तो भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 23 एकम 23 वही हुआ। 29 में भी 1 से गुणा कर दें 1 से, तो 29 एकम 29, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो होगा वही होगा। तो इस तरह से अब आप देख रहे हैं 17 गुणे 1, 23 गुणे 1, 29 गुणे 1। तो हमने 1 से गुणा कर दिया, तो इसके मान में कोई परिवर्तन भी नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तो इस तरह से तीनों संख्याओं के गुणनखंड में 1, 1, 1 मिल रहा है। तो जो 1 है तीनों संख्या में उभयनिष्ठ है, इसलिए 1 हमारा क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब हम एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो तीनों संख्या में उभयनिष्ठ होता है उसे केवल 1 मान लेते हैं, यानी तीनों संख्या में 1 उभयनिष्ठ है तो केवल 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 और गुणे में 17 गुणे 23 गुणे 29, 23 गुणे 29। अब हम इन चारों संख्याओं का आपस में एक एक करके गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 17 एकम 17 हो गया। अब 17 में 23 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए 23 गुणे 17, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब हम गुणा करेंगे तो 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, 7 दूना 14, 2 16। अब फिर 1 तिया 3, 1 दुआ 1 दूना 2। अब हम 1 6 3 9 जोड़ लेंगे तो 2 1 3, 391 प्राप्त हुआ 23 से 17 में गुणा करने पर। अब हम 29 से गुणा करेंगे 391 में। तो 29 से गुणा करने पर 9 एकम 9, 9 नवा 81 कर 1 हासिल 8, 9 तिया 27 और 27 8 होगा। यहाँ पर देख लेते हैं 27 और प्लस 8, तो 8 7 15 कर 5 हासिल 1 2 1 3 35। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 35। अब हम यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 नवा 18 कर 8 हासिल 1, 2 तिया 6 1 7। अब हम गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, 2 1 3, 8 5 13 कर 3 हासिल 1, 7 3 10 1 11। तो आंसर आया जो एलसीएम है 11,339। तो यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं बराबर यहाँ पर करके 11,339 जो है हमें एलसीएम प्राप्त हुआ। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25। तो यहाँ पर भी हम पिछले वाले मतलब जो ऊपर वाला था क्वेश्चन वही नियम लगाएंगे।
तो 8 का हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 9 का करेंगे, फिर 25 का करेंगे। तो चलिए एक एक करके रफ में हम इसका गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 8 का गुणनखंड करेंगे, तो 2 से कटेगा, 2 चौको 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2। तो 8 का गुणनखंड प्राप्त हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 9 का ज्ञात करेंगे, तो 3 त्रिका 9 मालूम हो गया 3 गुणे 3। फिर 25 का ज्ञात करेंगे, तो 5 पच्चे 25 आपको उसी तरह ध्यान में आ जाएगा। 5 पच्चे 25, फिर 5 पच्चे 25 यानी 5 गुणे 5। तो अब इसमें भी हम क्या करेंगे, एक एक से गुणा करेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी उभयनिष्ठ संख्याएं नहीं प्राप्त हो रही हैं। तो हम एक एक से गुणा कर देंगे, और एक से गुणा करने पर इनमें कोई परिवर्तन भी नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तो हम अब यहाँ पर लिख लेते हैं 8, 9 और 25 का HCF बराबर हो जाएगा, जो तीनों संख्याओं में उभयनिष्ठ है। और फिर से लिख लेते हैं 8, 9 और 25 का LCM बराबर लिख लेते हैं। तो इन तीनों संख्या में एक उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर HCF हो जाएगा 1। अब हम इनका एक एक करके गुणा कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3, और फिर 5 गुणे 5। तो आप एक से भी गुणा कर देते हैं, जो कि तीनों में उभयनिष्ठ है, उसे केवल एक ही मान लेते हैं। अब बराबर में करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 3 का 24 और 24 तियाँ यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। 4 3 12 कर 2 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7। तो 2 दूना 4 दूना 8 3 के 24 तियाँ 72, और गुणे में 5 पचे 25 से गुणा कर लेते हैं। तो हो जाएगा 5 दूना 10 कर 0 हासिल 1, 7 पचे 35 1 36, 2 दूना 4 7 दूना 14। तो अब यहाँ पर इनको जोड़ने पर 0 6 4 10 का 0 हासिल 1, 4 3 7 1 8, 1800 प्राप्त हुआ। तो हम लिख लेते हैं यहाँ LCM जो प्राप्त हुआ 1800 हुआ। तो इस तरह से ये तीनों प्रश्न हल हो गए, आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है ये, प्रश्न क्रमांक 2 और ये प्रश्न क्रमांक 1। तो इस तरह से ये प्रश्न हल हो गए। थैंक यू।